फर्स्ट सवाल है ए आउज मनी टू बी हु ट्रांसफर द डेब्ट टू सी, बी देन डिमांड्स द डेब्ट फ्रॉम ए हु नॉट हैविंग रिसीव्ड नोटिस ऑफ ट्रांसफर पेज बी। ठीक है, सवाल को आपको अच्छे से समझना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे आपको समझ में आए। पहले आपको सवाल समझना पड़ेगा, सवाल समझोगे तभी आप जवाब दे पाओ। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ए आउज मनी टू बी हु ट्रांसफर द डेब्ट टू सी। ठीक है, ए जो है बी से पैसा लिया था। ठीक है, बी सोच रहा था कि वो पैसा ए मुझे न देके वो पैसा वो सी को दे दे। ठीक है, ऐसा बी का मानना था, क्योंकि बी से ए ने पैसा लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो हूँ, मैंने आपसे पैसा लिया। ठीक है, आप सोच रही थी कि सुजीत सर मुझे पैसा न देके ये पैसा आरती को दे दे। ठीक है, सी को। बी देन डिमांड्स द डेब्ट फ्रॉम ए। ठीक है, बी जो है ऐसा सोच भी रहा था कि वो पैसा जो है उसको दे देना चाहिए। बाद में वो जो है बी जो है मांगता है फिर ए से। ठीक है, हु नॉट हैविंग रिसीव्ड नोटिस ऑफ ट्रांसफर पेज बी। ठीक है, उसको पता नहीं था, ए को नहीं पता था कि वो पैसा सी को देना है। ठीक है, वो सीधा बी को ट्रांसफर कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने बताया कि मैंने आपसे पैसा लिया था, मैंने मैडम ने मेरे से पैसा लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सोच रहा था कि वो मैडम मुझे पैसा न देके आरती को दे दे। ठीक है, और ये मुझे नहीं पता है कि मुझे आरती को देना था, और मुझे नोटिस वगैरह भी कुछ नहीं मिला था। ठीक है, तो मैंने सीधा आपको पैसा दे दिया। सवाल ये है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ये पेमेंट वैलिड है, तो यस द पेमेंट इज वैलिड सिंस ए हैड नो नोटिस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ डेब्ट फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, ए को नहीं पता था कि उसको बी को न देके वो पैसा सी को देना है। ठीक है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं था, नोटिस मिला था उसको। तो ए को तो ये पता था कि मैंने बी से लिया है तो मुझे बी को देना है। तो ए ने अपना काम बखूबी किया, ए ने बी से पैसा लिया था तो उसको वो दे दिया सीधा। ठीक है, अगर नोटिस वगैरह मिला होता कि भाई मुझे न देके तुम उसको दे देना, तो वो दे देता। ठीक है, तो ए का यहाँ जो ए ने बी से जो लिया था उसने सीधे बी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये वैलिड ट्रांसफर है। समझ में आया? कैन सी sue ए फॉर डेब्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये बोल रहा है कि क्या ये जो तीसरे बंदे को देने के लिए बोला था ए को, तो वो इसके ऊपर सू कर सकता है कि भाई तूने मुझे क्यों नहीं दिया, तुमको उसने बोला था देने के लिए, आप रीजन के साथ बताइए। ठीक है, तो नहीं, सी जो है ए के ऊपर केस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सी को, ए को कोई नोटिस मिला ही नहीं था कि वो पैसा सी को देना है। ठीक है, तो ए को क्या सपना गिरेगा कि मुझे सी को देना है? तो नहीं दिया उसने, तो उसमें उसकी गलती कहाँ है जो उसके ऊपर केस किया जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने बताया, मान के चलते हैं मैंने ये मैडम से पैसा लिया था। ठीक है, मैडम का ये मानना था कि ये पैसा आरती को देना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मुझे ये पैसा मैडम को न दे के आरती को देना है। ठीक है, लेकिन मुझे तो कोई नोटिस वगैरह मिला ही नहीं कि भाई मुझे ये पैसा मत देना, तुम सीधा आरती को दे देना। अब आरती थोड़ी ना मेरे ऊपर केस कर सकती है कि तुमको वो मैडम ने बोला था मुझे पैसा देने के लिए, तो तुमने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया। आरती क्यों केस करेगी, कैसे कर सकती है? मेरा और मैडम के बीच ट्रांजैक्शन था। अगर मैडम बोलती कि भाई तुम ये पैसा आरती को दे देना, मुझे नोटिस वगैरह मिलता तो मैं दे देता आपको। ठीक है, तो आरती का कोई राइट है क्या यहाँ पे मेरे ऊपर केस करने का? नहीं है। तो यही तो जवाब है, नो। वो आरती केस ही नहीं कर सकती, सूट फाइल नहीं कर सकती। समझ में आया? इजी है सवाल। मैं भी अभी थोड़ा यहाँ पे वो हो गया था, मतलब मुझे एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा था। ये बहुत इजी सवाल है, आपको सिर्फ समझने की देर है। समझ में आया सभी को सवाल क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल है हमारा, देखिए, ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, ए जो है अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को 20 साल के लिए। जब वो 20 साल खत्म हो जाता है, देन टू सी फॉर 10 ईयर्स, उसके बाद वो सी को देता है वही प्रॉपर्टी 10 साल के लिए। ठीक है, जब उसका भी 10 साल खत्म हो जाता है, देन टू डी फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, फिर जो है डी को 5 साल के लिए दिया जाता है वही प्रॉपर्टी। ठीक है,
जब उसका 5 साल खत्म हो जाता है तो फाइनली वो बी के अनबॉर्न चाइल्ड को, ठीक है, विदाउट पावर ऑफ एलिनिएशन ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है व्हाट राइट डज द अनबॉर्न सन ऑफ बी हैव इन प्रॉपर्टी ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सवाल पूछ रहा है कि बी का वो जो बच्चा था उसका इसके प्रॉपर्टी में क्या राइट होगा। तो आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप अनबॉर्न चाइल्ड को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो क्या यहाँ पे जो है वो बच्चा है, ठीक है, अनबॉर्न चाइल्ड है, उसने ट्रांसफर कर दिया तो कोई तो वो प्रॉपर्टी का राइट उसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बच्चा अनबॉर्न चाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा जवाब रहेगा व्हाट राइट डज द अनबॉर्न सन ऑफ बी हैव इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए? नो। ठीक है, कोई राइट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपल सा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 13 बोलता है कि कोई भी अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है तो वो वॉइड माना जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी बच्चे को अनबॉर्न बच्चे को जो अभी जन्म नहीं लिया है तो वो लिविंग है ही नहीं, और जब तक वो लिविंग नहीं है तब तक आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मेन प्रिंसिपल बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होगा वो लिविंग पर्सन के बीच होगा। ठीक है, अनबॉर्न चाइल्ड लिविंग पर्सन में नहीं आएगा, तो जैसे ही अनबॉर्न चाइल्ड लिविंग पर्सन में नहीं आएगा तो वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। आपको किसी अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर करना है तो आप किसी लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करें और फिर उसको बोल दिया जाए या आप ऐसा एग्रीमेंट बनाए कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरा अनबॉर्न चाइल्ड होगा, तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा। आप इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट किसी अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब यह है कि कोई राइट उस बच्चे को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अनबॉर्न चाइल्ड है, और अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं तो वो वॉइड है। दूसरा सवाल बोल रहा है व्हाट इंटरेस्ट डू बी सी एंड डी हैव इन दी प्रॉपर्टी। तो बी को 20 साल के लिए मिला था तो उसका 20 साल का तो राइट रहेगा ना। उसके बाद सी को 10 साल के लिए मिला था तो 10 साल का उसके पास राइट रहेगा ना। डी को 5 साल के लिए मिला था तो उसके पास डी 5 साल तक के लिए उसके पास रहेगा ना अधिकार। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या इंटरेस्ट है बी सी डी के पास उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में। ठीक है, तो बी सी डी का जो प्रॉपर्टी मिला था, ठीक है, वो वैलिड था, क्योंकि भाई उसको 20 साल के लिए मिला था तो उसका हो गया। उसको 10 साल के लिए मिला था वो तो 10 साल एक्सरसाइज करेगा अपना राइट। ठीक है, जैसे ही 10 साल उसका खत्म हुआ उसका हो गया, अब उसने डी को दे दिया 5 साल के लिए, तो जब तक डी का राइट है उस पर वो एक्सरसाइज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 5 साल के बाद उसका प्रॉपर्टी पर से राइट खत्म होगा, फिर उसको जिसको देना है वो दे। ठीक है, तो बी सी डी का तो प्रॉपर्टी पर राइट रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, उसको जितने साल के लिए मिला है उतने साल का इंटरेस्ट उसका है उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ये सिंपल सवाल था। तीसरा सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है तीसरा सवाल। ए एंड बी हैव अ डॉटर सी। सी रिलीजेस हर राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन एज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी फॉर कंसिडरेशन देयर आफ्टर ए डाइज। ये बोल रहा है ए और बी पति पत्नी है, ठीक है, उनकी एक डॉटर है, बेटी है सी। ठीक है, सी रिलीजेस हर राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन एज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, सी के पास जो राइट मिलने वाला था उसके पापा के मरने के बाद, ठीक है, ए का जो भी प्रॉपर्टी रहा होगा खुद का, उसके बेटी का भी अधिकार है ना। 2005 के अमेंडमेंट के बाद आपको पता होगा कि बेटी भी को पार्टनर होती है। ठीक है, बेटी का भी अधिकार होता है प्रॉपर्टी में। तो सी को जो राइट मिलने वाला था उस प्रॉपर्टी में, ए के प्रॉपर्टी में, कब? ए के मरने के बाद। ठीक है, ए के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी में राइट मिलने वाला था सी को, वो राइट अपना जो है बी को दे दिया। किसने? सी ने। लेकिन अभी ए मरा नहीं है। ठीक है, देयर आफ्टर ए डाइज, इसके बाद ए की मौत हो जाती है। मान के चलते हैं एक एग्जांपल के तौर पे
ए है और बी है, पति पत्नी है, उसकी बेटी सी है, ठीक है। अभी ए मरा नहीं है, ठीक है, तो ए मरा नहीं है तो प्रॉपर्टी सी को मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पे सी पिता के मरने से पहले अपने राइट का जो पावर था, जो प्रॉपर्टी उसको मिलने वाला था, ठीक है, ए के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी बी के नाम करना चाहती, उस बी के फेवर में देना चाह रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ए मर जाता है। अब यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा है, कैन बी रेसिस्ट सीज क्लेम टू हर शेयर इन एज प्रॉपर्टी, वाई। ये बोल रही है कि उन्होंने, सी ने जो अपना प्रॉपर्टी जो उसको मिलने वाला था ए के मरने के बाद, ठीक है, और उसने ए के मरने से पहले जो बी के फेवर में दे दिया था, क्या यहाँ पे बी उस प्रॉपर्टी के हिस्से पर दावा कर सकती है? सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी प्रॉपर्टी में अगर कोई बिल वगैरह नहीं बना है, ठीक है, तो मरने के बाद लीगल ईयर के हिसाब से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सी को मिला नहीं था, मिलने से पहले ही उसने अपने प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करना था उसके राइट, वो अपने माँ को, बी को दे दिया था, ठीक है। तो ये लॉफुल है ही नहीं। जब तक कोई राइट आपको मिलेगा नहीं तब तक आप उसको ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? करेक्ट। अब उसके पापा क्या होते हैं, दे आर आफ्टर ए डाइट, उन्होंने तो मुंह से बोल दिया था, ट्रांसफर कर दिया था कि भाई मैं आपको ये बी का प्रॉपर्टी जो है दे दूंगा, बी को जो है प्रॉपर्टी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे ए मरा नहीं था, ए मर गया है अब, ठीक है। अब वो चाहती है कि वो प्रॉपर्टी ना दे, एक प्रिजम्पशन हम करते हैं, तो वो नहीं देना चाहती है तो नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसके राइट जो है ए के मरने के बाद मिला है। तो जब राइट आपको मरने के बाद मिला है तो मरने से पहले आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ही नहीं सकती। अगर आप मरने से पहले ट्रांसफर की थी तो वो वॉइड है, तो वॉइड है तो फिर बी क्लेम नहीं कर सकती है ना उस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि ए के पास तभी वो राइट ही नहीं था, सी के पास वो राइट ही नहीं था तभी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। अगर आप अच्छे से समझना चाहो तो इस हिसाब से समझ सकते हो कि ए और बी जो है पति पत्नी है, ठीक है। उनकी एक बेटी है सी। आपको पता होगा स्पेस सक्सेशन के बारे में। स्पेस सक्सेशन क्या बोलता है कि जैसे मान के चलिए मैं हूं और मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है राजू। राजू को किसी ने उकसाया कि ये तेरे पापा का पूरा प्रॉपर्टी तो तेरे पास ही आने वाला है, तो ऐसा करना, तू अभी ही मेरे नाम से वो बेच देना वो प्रॉपर्टी, ठीक है। सी ने कैसे भी करके झोल झाल करके, मेरे राजू बेटे ने झोल झाल करके वो प्रॉपर्टी बेच दिया। क्या वो प्रॉपर्टी वैलिड होगा बेचना? या किसी को अगर वो देना चाह रहा है तो देना वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अलाइव, मैं अभी जिंदा हूं, मैं मरूंगा तब मेरा प्रॉपर्टी मेरे बेटे को आएगा, मेरे मरने से पहले मेरे बेटे को वो प्रॉपर्टी जाएगा ही नहीं। और जाएगा नहीं तो वो तो प्रिजम्पशन होगा ना कि मेरे पास आएगा, तो उससे पहले ही मैं बेच देता हूँ कि आएगा तब देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये है आपका स्पेस सक्सेशन बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे जो सी ने पापा के मरने से पहले ही बी को देने का वो प्रस्ताव रखा था, वो गलत है। बी उस आधार पर कि सी ने मुझे पहले ही दे दिया था तो अब वो क्लेम नहीं कर सकती है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि लीगल इफेक्ट ए के प्रॉपर्टी में ए के मरने के बाद हुआ, ठीक है, और सी को पूरा राइट ए के मरने के बाद मिला। तो जब ए के मरने के बाद वो राइट मिला तो ए के मरने से वो पहले वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मेरे पास कोई राइट ही नहीं है तो मैं आपको कैसे वो प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो चाह रही थी कि सी का जो प्रॉपर्टी जो मुझे दे दिया था, अब मैं उसको उसमें से शेयर ना दूं, उसके क्लेम को वो कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। तो सवाल यहाँ पे आपसे यही पूछ रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, ए मॉर्गेज टू बी ए सर्टेन फील्ड बॉर्डरिंग ऑन अ रिवर, ठीक है। द फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय एलुवियन, ठीक है। एलुवियन का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए आपका कोई समंदर है, ठीक है, मतलब एक समंदर है, होता है ना कि धीरे धीरे वो मिट्टी फेंकते फेंकते ऊपर तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, जैसे वो ऊपर मिट्टी फेंकते जाएगा तो वो लैंड का पोर्शन बढ़ते जाएगा ना, तो यही है इलोवियन बोलते हैं इसको, ठीक है। द एक्शन ऑफ द सी और अ रिवर इन एडिंग टू द एरिया ऑफ लैंड बाय डिपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है, देखिए
पहले स्थिति ही समझते हैं। ए मॉर्गेज टू बी ए सर्टेन फील्ड बॉर्डरिंग ऑन अ रिवर, ठीक है, नदी के किनारे का एक फील्ड था जो ए ने बी को मॉर्गेज पे दिया। द फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय इलोवियन, क्योंकि वो नदी के बाजू में था तो नदी से जो बहाव आता है तो थोड़ा बहुत मिट्टी लेके आता है ना, तो वो उसके लैंड पर, ठीक है, वो मिट्टी जमा होते गया और उसका लैंड थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है, मतलब उसके लैंड में इंक्रीज हो गया। अब स्वाभाविक है ना कि भाई आप मिट्टी डालोगे लैंड के बाजू बाजू में तो थोड़ा इंक्रीज होगा ही, तो उस हिसाब से वो इंक्रीज हो गया। व्हाट इज मींट बाय एक्सेशन, सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जब लैंड में हम पोर्शन ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी पोर्शन, जैसे यहाँ पे नदी से मिट्टी निकल निकल के वो ऐड हुआ, तो ये क्या हो गया, ये एक्सेशन हो गया, उसके लैंड में वृद्धि होना। एक्सेशन का मतलब क्या, वृद्धि होना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा था कि एक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो द टर्म accession means any addition or increase to property whether by natural cause or human effect, ठीक है। मेरा कोई जमीन है, जमीन के बाजू में नदी है, मैं अपने जमीन पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी आगे ढकेलते जाऊं तो नदी धीरे धीरे कम होगा और मेरा जमीन बढ़ते जाएगा, यही है एक्सेशन, ठीक है। हम अपने प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे, अपने लैंड को मतलब बढ़ा रहे हैं, तो यही होता है एक्सेशन। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है वेदर बी इज एंटाइटल्ड टू द इंक्रीज, क्या यहाँ पे बी जो है उस जो प्रॉपर्टी इंक्रीज हुआ है उसके लिए एंटाइटल्ड है सॉरी। तो क्या लगता है आपको, तो देखिए, द इंक्रीज इन लैंड बाय इल्यूवियन इज अ नेचुरल एक्सेशन टू द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 70 of transfer of property act. Any increase to the mortgaged property after the mortgage, whether by natural or artificial means, becomes part of the mortgage security unless there is an agreement to the contrary. Therefore, B's mortgage interest automatically extend to the newly formed land as part of the security for his loan, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन में जवाब है व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सेशन। एक्सेशन मीन्स एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल एडिशन और इंक्रीज टू द प्रॉपर्टी दैट बिकम्स पार्ट ऑफ इट। और दूसरा क्या था, वेदर बी इज एंटाइटल्ड टू द इंक्रीज, क्या बी उस इंक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी का लाभ ले सकता है, एंटाइटल है, तो यस, सेक्शन 70 बोलता है कि कोई भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी अगर वो एक्सेशन में जाता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी बाय इलोवियन इंक्रीज होता है तो उस पे उस प्रॉपर्टी का अधिकार, उसको एंटाइटलमेंट होता है। A transfer a farm to B for his life with a proviso that in case B cuts down certain trees, the transfer shall cease to have any effect. ये बोल रहा है ए ने एक फार्म ट्रांसफर किया बी को, ठीक है, फॉर हिज लाइफ। उसमें कंडीशन ये रखा था कि वो जो फार्म है उसमें जो ट्रीज हैं, ठीक है, अगर बी उस ट्री को काटेगा तो जो मैंने ट्रांसफर किए हैं प्रॉपर्टी के राइट्स, ठीक है, वो सीज हो जाएंगे, वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। ये कंडीशन के साथ ए ने ट्रांसफर कर दिया। बी बाद में क्या करता है, वो फार्म में ट्री को काट भी देता है। तो उसने क्या किया, उसने उस ट्रांसफर के कंडीशन को वायलेट किया है, ठीक है। अब सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हिज एक्शन। बी ने जो ट्री को कट किया उससे उस ट्रांसफर को क्या इफेक्ट होगा, तो क्या इफेक्ट होगा, वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर किया गया था वो प्रॉपर्टी वो विद कंडीशन था, ठीक है, कि आपको मैं ये प्रॉपर्टी दे तो रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी पेड़ वगैरह हैं आप नहीं काटेंगे, तभी ये ट्रांसफर नहीं होगा। आपने क्या किया, आपने कंडीशन को ही वायलेट कर दिया, आपने पेड़ काट दिया, ठीक है। तो सिंस बी हैज वायलेटेड द कंडीशन attached to his life interest in the property, the transfer ceases to have effect.
बीज लाइफ इंटरेस्ट टर्मिनेट इमीडिएटली। उस प्रॉपर्टी पे जो बी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था ट्रांसफर करके, वो तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो एसेंशियल कंडीशन लगाए गए थे उसको उन्होंने वायलेट कर दिया। ठीक है। दूसरा सवाल पूछ रहा है कि इसमें रेलेवेंट प्रोविजन क्या है, मतलब इस संदर्भ में कौन सा सेक्शन काम में आता है। ठीक है। तो प्रोविजन का हमेशा याद रखना, प्रोविजन का मतलब होता है सेक्शन। ठीक है, कि किस धारा में या किस पर्टिकुलर सेक्शन में इसके बारे में प्रावधान है। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन से प्रोविजन में लॉ के ये बताया गया है, रेलेवेंट है। तो सेक्शन 31 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये बताया गया है कि कंडीशन दैट इंटरेस्ट शैल सीज ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। ठीक है, ये बोल रहा है सेक्शन 31 में कि अगर कोई कंडीशन दिया गया है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट के लिए, अगर आप उस स्पेसिफाइड इवेंट को, मतलब कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन हैपन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर वो सीज हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सा जवाब ये है कि ये जो रेलेवेंट प्रोविजन है यहाँ पे वो सेक्शन 31 है, उसके अंदर ये बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी with a direction that the half of the income from the property should accumulate and be used for the maintenance of the property. He also directs that remaining half of the income should be accumulated for a period of 25 years. सवाल यहाँ पे बोल रहा है, ए जो है बी को ये डायरेक्शन देता है। ठीक है, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी, ए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को, इस निर्देश के साथ कि उस प्रॉपर्टी से that the half of income from the property should accumulate and be used for the maintenance of the property. उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा, ठीक है, उसका हाफ इनकम उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस पे खर्च किए जाएंगे। ठीक है। वो और भी निर्देश देते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि he also direct that the remaining half of the property, half of the income should be accumulated for a period of 25 years. ठीक है। वो ये भी निर्देश देता है कि बाकी का जो इनकम होगा वो आगे के 25 साल के लिए रखा जाएगा। ठीक है, सेव करके, कि भाई आगे कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए वो आधा पैसा, आधा इनकम संचित करके रखना चाहता है। ठीक है। सवाल आपसे पूछ रहा है, आर द डायरेक्शन ऑफ बी वैलिड, क्या यहाँ पे जो बी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए और उसके साथ जो डायरेक्शन दिए हैं वो वैलिड है। ठीक है। तो देखिए, हाफ ऑफ द इनकम टू बी यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन इन द प्रोविजो टू सेक्शन 17 एक्युमुलेशन फॉर मेंटेनेंस प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये बोल रहा है कि उसका जो पहला निर्देश था कि भाई आधा प्रॉपर्टी का जो इनकम होगा, प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगा उसका आधा इनकम, आधा पार्ट जो है आपको मेंटेनेंस या प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी पे लगाना है। इसके बारे में प्रावधान है सेक्शन 17 का। जब आप सब एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि आप ऐसे निर्देश दे सकते हैं जब आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। उसका दूसरा निर्देश क्या था कि बाकी का जो हाफ है आप 25 साल के लिए उसको सेव करके रखेंगे, संचित करके रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है रिमेनिंग हाफ टू बी एक्युमुलेटेड टू 25 ईयर्स। ठीक है, पार्टली इनवैलिड, वैलिड अप टू वैलिड ओनली अप टू 18 ईयर्स, बियॉन्ड 18 ईयर्स दैट एज पर सेक्शन 71 इज इनवैलिड। ये बोल रहा है कि उन्होंने जो बोला 25 साल के लिए आप जो है उसको संचय करके रखो, एक्युमुलेट करके रखो। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि जब आप सेक्शन 17 पढ़ोगे तो उसमें सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्युमुलेट कर सकते हो 18 साल तक। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उन्होंने 25 साल कर दिया है, तो ये जो है इनवैलिड है। ठीक है,
तो पहला वाला फुल वैलिड है, दूसरा वाला पार्टली इनवैलिड है। इसमें दूसरा सवाल था प्रिंसिपल ऑन विच द आंसर इज बेस्ड। ये जो सवाल था वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर है प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एनी डायरेक्शन टू एक्यूमुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज वॉइड if it exceed 18 years from the transfer of the debt, the lifetime of the transferor whichever is shorter। ठीक है, तो उन्होंने 18 साल को एक्सीड कर दिया था ना, 25 साल कर दिया था, तो इसीलिए वो जो है वॉइड हो गया था। एक्सेप्ट वेयर द एक्यूमुलेशन इज फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मेंटेनेंस के लिए तो दिया ही था ना आधा इनकम, ठीक है। तो कंक्लूजन का जवाब ये है कि फर्स्ट डायरेक्शन वैलिड है, सेकंड डायरेक्शन वैलिड ओनली फॉर 18 ईयर, ठीक है। बियॉन्ड दैट वो वैलिड नहीं होगा। तो 7 साल का जो उन्होंने एक्सीड किया था वो वैलिड नहीं है, बाकी 18 साल तक का वो वैलिड है। दूसरा सवाल था कौन से प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, तो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन सेक्शन 17 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम बियॉन्ड 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है सेक्शन 17 के ऊपर, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 18 ईयर्स तक ही कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टेक्स अ लोन ऑफ 5 lakhs फ्रॉम बी अंडर अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए ने लोन लिया बी से 5 लाख का, ठीक है, मॉर्गेज के तौर पर बाय कंडीशनल से। ए फेल्स टू पे द अमाउंट टू बी, ठीक है। ए जो है बाद में पैसा देने से मतलब वो हो जाता है, फेल हो जाता है, नहीं दे पाता है, पैसा नहीं रहा होगा, ठीक है। सवाल आपसे पूछ रहा है कैन बी फाइल अ सूट टू सेल मॉर्गेज प्रॉपर्टी। क्या बी जो है अगर ए ने पैसा नहीं दिया है तो उसके मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच सकता है, सवाल आपसे पूछ रहा है। तो नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिया गया था वो कंडीशनल था, ठीक है। देखिए, सिंस दिस इज अ प्रॉपर्टी बाय कंडीशनल सेल, बी कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर सेल। अंडर सेक्शन 67 the remedy of sale is available only to certain types of mortgage like simple or English mortgage. In a mortgage by conditional sale, the mortgagee's remedy is by foreclosure, not by sale, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास फोरक्लोजर का राइट रहेगा, सेल करने का राइट बिल्कुल नहीं है। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है डज बी हैव अ राइट ऑफ फोरक्लोजर। क्या बी के पास फोरक्लोजर का राइट है? तो यस, यस उसके पास राइट है। कौन से सेक्शन में राइट है? तो सेक्शन 67 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हैज द राइट टू फोरक्लोजर। जब आप 67 पढ़ोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई भी मॉर्गेज हुआ है बेस्ड ऑन कंडीशनल सेल तो उसमें फोरक्लोजर का राइट होगा। दिस मीन्स बी कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ डिक्री ऑफ फोरक्लोजर which bars A's right to redemption and make B the absolute owner of the mortgaged property, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए को जो है बी को जो है कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा कि फोरक्लोजर का डिक्री पास करे, ठीक है। उसमें ए जो है उसको रिडम्पशन करने का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है बी जैसे ही फोरक्लोजर होगा बी उसके प्रॉपर्टी का ओनर हो जाएगा, ठीक है। वो बेच नहीं सकता है लेकिन वो ओनर हो सकता है बाय फोरक्लोजर अगर वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है तो। वंस फोरक्लोजर इज डिक्रीड मतलब ऑर्डर पास हो गया, ए लॉसेस ऑल राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे ही कोर्ट ने फोरक्लोजर का ऑर्डर दे दिया तो ए का पूरा राइट खत्म हो जाता है और बी उस प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टी पे कंडीशनल मॉर्गेज दिया गया था उसका जो है मालिकाना हक हो जाएगा, उसको ओनर बन जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में, हाँ हेलो,
फोरक्लोजर का मतलब होता है कि वो जो आपका ये क्या बोलते हैं मॉर्गेज था ना, अगर आपने पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो कोर्ट डिक्री पास कर सकता है कि भाई आप उसके ओनर हो गए, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के। आप उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पे कंडीशनल सेल था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोर्ट फोरक्लोजर का मतलब होता है बेसिकली कि भाई खत्म हो गया, ठीक है। फोरक्लोजर ऐसे भी हो सकता है कि अगर वो बंदा उसको पैसा दे देता, फोरक्लोजर मतलब समाप्त। मॉर्गेज का जो वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम, वो खत्म हो गया। अब आप अपने घर, मैं अपने घर। फोरक्लोजर का मतलब होता है खत्म हो जाना, जैसा आपने बोला। तो फोरक्लोजर बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है। एक कंडीशन में ये होता है कि अगर आपने किसी से लोन ली है, ठीक है, मॉर्गेज पे, आपने पैसा दे दिया, आप अपना सामान ले लो, हो गया फोरक्लोजर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कंडीशनल सेल था, वो पैसा दे नहीं रहा था, तो वो क्या करेगा, तो वो कोर्ट में डिक्री ऑफ फोरक्लोजर का दे दिया, तो यहाँ पे उसने पैसा नहीं दिया, तो उसको उसके प्रॉपर्टी पे ओनरशिप मिल जाएगा ना, तभी तो खत्म होगा ना, तो हो गया फोरक्लोजर। तो फोरक्लोजर, हाँ, फोरक्लोजर का मतलब होता है जब्त करना नहीं। फोरक्लोजर का मतलब होता है बेसिकली कि भाई खत्म होना, मॉर्गेज का जो टर्म था ना वो खत्म हो गया, मैंने आपको पैसा दिया, हो गया। क्या बोलते हैं इसको यार, इंड हो जाना, मॉर्गेज का जो था ना कंडीशन, वो इंड हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं, फोरक्लोजर तो जैसे अभी उसका कंडीशनल सेल था, ठीक है, वो जब तक उसका पैसा था उसने नहीं दिया, एक टाइम होगा ना, नहीं दिया तो वो कोर्ट में जा रहा है, तो फोरक्लोजर क्यों लगा रहा है, फिर टाइम तो हो गया था उसका, टाइम से पहले कहाँ गया वो फोरक्लोजर के लिए। तो फोरक्लोजर का मतलब ये हो सकता है जो आपने बोला, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है, फोरक्लोजर का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने आपसे लोन लिया, ठीक है, और मैंने आपको पैसा दे दिया, हो गया फोरक्लोजर, आप अपने घर, मैं अपने घर, मेरा सामान दे दो, खत्म, ठीक है। अगर किसी को इसमें डिटेल में पता हो तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि मान के चलिए आपने किसी से मॉर्गेज पे पैसा लिया था, और तिथि था 1 साल का, आपको 2 महीने में ही पैसा हो गया, ठीक है, आप उसको दे के फोरक्लोज कर लेते हो, तो ये भी तो फोरक्लोज ही है। क्वेश्चन है, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, बट इन केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम, ठीक है, ट्रांसफर टू बी दैट दैट विच ही हैड ट्रांसफर टू हर। ये बोल रहा है सवाल, ए इज, किधर गया यार, हाँ, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, बट इन केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम, ट्रांसफर टू बी दैट विच ही हैड ट्रांसफर टू हर। ये बोल रहा है ए अपनी संपत्ति को, ठीक है, अपनी वाइफ को ट्रांसफर करता है, अगर उसकी वाइफ, ठीक है, उसके ही लाइफ टाइम में, जब तक उसकी पत्नी जिंदा है, ठीक है, तो उसका पति जिंदा है, ठीक है, मर जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी का जो राइट उसने ट्रांसफर किया था अपनी वाइफ को, वो संपत्ति बी को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सवाल पूछ रहा है, यदि ए और बी एक साथ मर जाए तो क्या होगा, वॉट इफ ए एंड बी पेरिश टूगेदर, ठीक है। तो देखिए जवाब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ, दिस डिपेंड ऑन वेदर बीज इंटरेस्ट हैड ऑलरेडी टेकन इफेक्ट और नॉट, द कंडीशन फॉर बीज इंटरेस्ट इज द वाइफ मस्ट डाई ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम, ठीक है। बी को प्रॉपर्टी तब जाएगा जब ए के सामने उसकी वाइफ मर जाएगी, ठीक है। इफ ए एंड हिज वाइफ पेरिश टुगेदर, अगर ए और बी साथ में मर जाते हैं, and it cannot be determined who died first, the law presumed they died simultaneously, ठीक है। अगर ये पता नहीं चलता है कि ए पहले मरा या ये ए की वाइफ पहले मरी, ठीक है, तो ये लॉ प्रिज्यूम करता है कि दोनों बारी बारी से मरे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली। Hence, it cannot be said that the wife died during his lifetime.
जब यही पता नहीं चला कि ए पहले मरा या बी पहले मरा, यहाँ स्थिति में दिया है कि ए और बी साथ में मरा। अब ऐसा तो नहीं कि साथ में मतलब 12 बजा तो दोनों मर गए, कोई एक 12 बजे मरा होगा, कोई 12:01 में मरा होगा। 1 मिनट या 30 सेकेंड या 15 सेकेंड का डिफरेंस तो हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी सेड दैट द वाइफ डाइड ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये नहीं समझ पाएंगे ना कि ए के सामने उसकी वाइफ मरी, एज ए के लाइफ टाइम ए जिंदा था तब वाइफ मरी, दोनों साथ में मरे तो हो सकता है वाइफ पहले मरी हो, ए बाद में मरा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देयर फोर द कंडीशन फेल, यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया था वो कंडीशन फेल हो गया। एज अ रिजल्ट बीज इंटरेस्ट नेवर अराइजेस एंड द प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द वाइफ्स एस्टेट और लीगल हियर, ठीक है। यहाँ पे ए ने जो कहा था कि भाई मेरे सामने ही अगर मेरी वाइफ मर जाएगी तो मैं ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन दोनों साथ में मरे तो पता ही नहीं चला ए के सामने बी मरी, वाइफ मरी, या वाइफ के सामने ए मरा, ठीक है। तो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे ना कि कौन पहले मरा। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पे सब मतलब अनसर्टेन इवेंट हुआ हो तो यहाँ पे प्रूव करना मुश्किल है कि ए पहले मरा था या बी वाइफ मरी थी। तो यहाँ पे बी का जो इंटरेस्ट था वो अराइज नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी रिमेन्स दी वाइफ प्रॉपर्टी, जो वाइफ की प्रॉपर्टी थी वो वाइफ की ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज कंडीशनल ट्रांसफर अलाउड इन लॉ। हाँ, कंडीशनल ट्रांसफर तो अलाउ ही है ना, कितने सारे कंडीशन दिए गए थे अभी पीछे ही के क्वेश्चन में कि ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, तो कंडीशनल अलाउड है ना। आप किसी को कंडीशन के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अभी पीछे के सवाल में बोला गया था कि ए ने अपना फार्म बी को दिया और बोला था कि आप ट्री मत काटना फार्म का, उसने ट्री काट दिया। तो जब कंडीशन दिया था उसने फुलफिल नहीं किया, वायलेट किया, तो उसने सीज कर दिया कि भाई तुमको हम ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल ट्रांसफर अलाउड है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन उसमें ये कंडीशन ये है कि वो जो कंडीशन है वो पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल कंडीशन, जैसे मेरा बेटा है, मैं बोला कि मैं तुमको ये गिफ्ट दे दूंगा लेकिन कंडीशन ये है कि तुम यूपीएससी के परीक्षा में नंबर 1 रैंक लाओगे। अब ये जरूरी थोड़ी है कि वो नंबर 1 रैंक लाएगा, ठीक है। पॉसिबल तो नहीं है कि भाई वो नंबर 1 ही लाएगा, ले आया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। तो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, तो आप वैसा कंडीशन नहीं लगा सकते। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जो इलीगल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला राजू को कि तू श्याम को मार देगा तो मैं तेरे को मलाड का प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये जो मैंने कंडीशन रखा वो इलीगल है, क्यों? क्योंकि किसी को मारना लॉफुल नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन रखता हूं तो वो कंडीशन वैलिड नहीं होगा। अगर हम राजू ने श्याम को मार भी दिया तो वो मेरे से लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकता है कि मुझे वो प्रॉपर्टी दो, तुमने बोला था, ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। और तीसरा है नॉट अपोज दी पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जो है उसको अपोज नहीं करना चाहिए आपके कंडीशन, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी में क्या होगा कि जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हमारे यहाँ पे क्या बोल प्रोस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है, ठीक है। पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ है कि किसी महिला के साथ इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसे कंडीशन रखते हैं कि मुझे तुमको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, मुझे 4 लड़की चाहिए, वो भी 18-18 साल की, क्या है ये गलत है, इलीगल है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे कंडीशन आप नहीं लगा सकते, लेकिन कंडीशनल ट्रांसफर अलाउड है, ठीक है। 10वां सवाल है, किसी को कोई डाउट इसमें समझ में आया? सवाल बोल रहा है, देखिए सवाल कहाँ गया भाई, एक सेकेंड। सवाल बोल रहा है ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, ठीक है, बट इन केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम, ठीक है, ट्रांसफर टू बी दैट विच ही हैड ट्रांसफर टू हर, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए है, ए की वाइफ है, ठीक है। ए के अगर रहते उसकी वाइफ मर जाती है तो वो जो है वो प्रॉपर्टी उसको जाएगा, ठीक है। अगर ए के रहते उसकी वाइफ
फिर से पढ़ता हूँ। ए जो है अपना संपत्ति प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर करता है, ठीक है, लेकिन शर्त यह है यदि उसकी वाइफ उसके जीवन काल में मर जाती है, ठीक है, तो वो संपत्ति जो है बी को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, जो उसने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया था। ये बोल रहा है, वापिस से समझना, ए नाम का व्यक्ति है, वो अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन उसने ये कंडीशन रखा है कि अगर मेरी वाइफ मेरे रहते मर जाती है तो फिर वो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि क्या यदि ए और बी एक साथ मर जाए तब क्या होगा। समझ में आया सवाल? हाँ, सवाल यही था, फिर जवाब तो अभी मैंने बताया ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, 10th ही था ना, हाँ 10th का। ये बोल रहा है ए इज एन ओनर ऑफ अ फ्लैट एट मुंबई who left behind his wife B and child and went to Dubai and was not heard for 5 years। ये बोल रहा है ए जो है किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, मुंबई में फ्लैट है, उसका मालिक है, वो दुबई गया 5 साल तक, उसकी कोई खोज खबर नहीं थी, उसकी वाइफ थी और उसके बच्चे थे, ठीक है। द वाइफ मॉर्गेज्ड द फ्लैट फॉर 50 lakhs टू सी। वाइफ जो है 50 लाख में सी को वो प्रॉपर्टी मुंबई का जो फ्लैट था वो मॉर्गेज कर देता है। सिचुएशन ये है, सवाल आपसे पूछ रहा है इज द मॉर्गेज वैलिड। क्या लगता है आपको, मॉर्गेज वैलिड है? क्योंकि ए जो है उस प्रॉपर्टी का ओनर है, मालिक है, ठीक है, अभी उसने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया नहीं है और वो दुबई में रह रहा है और 5 साल से उसका कोई खोज खबर नहीं है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रिकी है। तो क्या ये वैलिड होगा मॉर्गेज? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बी हैड नो ओनरशिप राइट इन दी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम। ए जिंदा था, उसका मालिक था प्रॉपर्टी का, अब ए गया है दुबई, अब 5 साल से उसका कोई खोज खबर नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऑनर हो गई। ऑनर होने के लिए अगर कोई बंदा 7 साल से, ठीक है, नहीं मिल रहा है तब ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो मर गया, लेकिन अभी तक तो 5 साल ही हुए हैं, तो 5 साल हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी भी ऑनर ए ही है। अभी 2 साल उसकी वाइफ को वेट करना चाहिए था, अभी ही उसने सोच लिया कि वो मर गया 5 साल में ही, ठीक है। तो इसीलिए ये बोल रहा है यहाँ पे जो बी ने ट्रांसफर किया है मॉर्गेज वो गलत है। क्यों? क्योंकि बी हैड नो ओनरशिप राइट। ओनरशिप राइट कब होता? जब वो 7 साल से मिसिंग होता, ठीक है, क्योंकि वो अभी 5 साल से ही मिसिंग है। तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का जो पैरामीटर है जिसमें बताया गया है कि 7 साल होना चाहिए, वो अभी फुलफिल हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो बी अभी ऑनर हुई नहीं है, तो ऑनर नहीं है तो वो मॉर्गेज कैसे दे सकती है? तो इसीलिए वो मॉर्गेज वैलिड नहीं होगा। दूसरा सवाल पूछ रहा है व्हाट आर द राइट्स ऑफ सी इफ ए डज नॉट रिटर्न आफ्टर 7 years। तो यस, अगर 7 साल के बाद भी अगर वो बंदा रिटर्न नहीं होता, उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं होता, तो भारतीय ये एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 108 में ये बताया गया है कि अगर कोई बंदा 7 साल से नहीं मिल रहा है, मिसिंग है, ठीक है, एब्सेंस है, तो वो ये माना जाएगा कि वो मर गया। तो जैसे ही हम मान लेंगे कि वो मर गया, तो मर जाने के बाद लीगल ईयर कौन होगा? उसकी वाइफ, उसके बच्चे, ठीक है, तो फिर उसकी वाइफ को जैसे ही वो प्रॉपर्टी आएगा तो वो मॉर्गेज कर पाएगी। तो यहाँ पे जो दूसरा सवाल था कि क्या 7 साल के बाद सी के पास वो राइट आएंगे, ठीक है, तो यस, 7 साल के बाद वो राइट आ जाएगा, क्योंकि 7 साल के बाद ये माना जाता है कि वो यही था ना यार सर, क्या हो गया यार, एक सेकंड में।
After 7 years, A is presumed dead, B and the child legal heir, and mortgage can then operate on their inherit basis in the property. हाँ तो सही है ना यार, मरने के बाद बी को भी आएगा, उसकी बच्ची को भी आएगा, तो कर सकते हैं ना, सही जवाब है, बिल्कुल सही है। ए सेल हिज फ्लैट टू बी, ए जो है अपना फ्लैट बी को बेचता है। बी टेक्स पोजेशन ऑफ द फ्लैट बट फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ द फ्लैट टू बी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ए ने अपना फ्लैट बेच दिया बी को, बी पोजेशन भी ले लिया। आप लोगों ने याद है आप लोगों को एक प्रिंसिपल बताया था मैंने टीपीए के अंदर, पार्ट परफॉर्मेंस, वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ए जो है उसने प्रॉपर्टी बेची बी को, ठीक है, बी ने उसको पैसा दिया होगा कुछ, ठीक है, और पोजीशन लिया होगा। ए ने कहा होगा कि भाई जब तुम मुझे पूरा पैसा दे देगा तब मैं तुमको पूरा डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ऐसा परिस्थिति रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ए सेल्स हिज फ्लैट टू बी, बी टेक्स पोजेशन ऑन द फ्लैट बट फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ द फ्लैट टू बी। जो भी अमाउंट रहा होगा उसमें कुछ पैसा नहीं दिया होगा, अगर पूरा पैसा नहीं दिया होगा तो ए पागल था कि उसको पोजेशन दे देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल थिंकिंग लगाना होगा कि बी को पोजीशन मिला है, इसका मतलब है कि ए को कुछ पैसा मिला होगा। ठीक है, ए ऐसे ही उसको पोजीशन नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे उसने बोल रहा है कि बी पोजीशन ले लिया लेकिन पैसा देने में फेल हो गया, तो पैसा पूरा पैसा फेल नहीं हुआ होगा देने में, कुछ पैसा नहीं दिया होगा, फेल हो गया होगा देने में, क्योंकि वहां उसको पोजीशन मिला है, तो फ्री में ए पोजीशन तो देगा नहीं, ए कुछ ना कुछ तो लिया होगा। तो अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, कैन ए क्लेम बैक पोजीशन ऑफ द फ्लैट, क्या ए क्लेम कर सकता है फ्लैट वापस करने के लिए? नो, नॉट इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि बी हैज लॉफुल पोजीशन बिकॉज द फ्लैट वाज डिलीवर्ड आफ्टर सेल। ठीक है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है, आप दोनों के पास, आप दोनों के बीच एग्रीमेंट वगैरह हुआ होगा सेल का, ठीक है, उसमें कंडीशन लगाया गया होगा कि मैं आपको पोजीशन देता हूं, आप इतना पैसा दे दो, जब मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा तब आप मुझे पेपर दे देना, ये नॉर्मली यही कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ने अगर कुछ पैसे नहीं दिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो ए उसको फोर्सिबली नहीं निकाल सकता है घर से, ठीक है, पोजीशन वापस नहीं मांग सकता है। हाँ, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो वो ए जो है कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट के पास उसके पास रेमेडी है कि भाई मेरे को मेरे प्रॉपर्टी का जो कीमत था वो दिलाइए, या जो सेल हुआ है उसको रिसाइड कीजिए, रेसिंड कीजिए, उसको बोलते हैं कैंसिल करना। ठीक है, तो जो भी सेल एग्रीमेंट बना था या तो आप उसको कैंसिल करें या मुझे जो भी मेरे पैसा बाकी है वो दिला दें, आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, कैन ए क्लेम बैक पोजीशन ऑफ द फ्लैट? नो। ठीक है, क्योंकि वो पोजीशन में है, पोजीशन से आप किसी को ऐसे नहीं हटा सकते ना, आपने कुछ तो लिया होगा पोजीशन देने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं, तो जैसे ही पोजीशन दिया आपने तो आधा व्यवहार आपने कर लिया, पार्ट परफॉर्मेंस आपने कर लिया, उसका पूरा इरादा है कि वो आपको देगा। ठीक है, जब आप उसको डॉक्यूमेंट दे देंगे, अगर नहीं भी दे रहा है तो भी आप उसको इमीडिएट पोजीशन से निकाल नहीं सकते, सिंपल। दूसरा सवाल पूछ रहा है, रेमेडी अवेलेबल टू ए, अगर बी ने पैसा उसको नहीं दिया तो क्या क्या रेमेडी है? तो रेमेडी ये है कि भाई अपना आप पैसा क्लेम कर लो, सूट फॉर प्राइस, ठीक है, या आप रेसिशन ऑफ सेल जाओ, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मुझे बेचना ही नहीं, आप कैंसिल कर दो, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, अगर आपने कोर्ट में ये दे दिया, साबित कर दिया कि इसने प्रॉपर्टी का कोई भी पैसा दिया नहीं है, आपको चीटिंग कर रहा था, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट आपको पोजीशन भी वापस दिला सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये तीनों रेमेडी आपके पास अवेलेबल है। 12वां सवाल है, एज फार्म एट सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी वर्थ 1 करोड़। ठीक है, ए का एक फार्म है सुल्तानपुर में, ठीक है, एज फार्म एट सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी वर्थ 1 करोड़। ये बोल रहा है कि सी का एक फार्म है सुल्तानपुर में 1 करोड़ का,
जो अभी किसके अंडर है, ए के अंडर है। ठीक है, ए बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट प्रोफेस द ट्रांसफर इट टू बी। ठीक है, ए जो है गिफ्ट के तौर पर जो सी का फार्म वो रखा था अपने पास, वो बी को देना चाहता है। ठीक है, गिविंग बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ₹1.5 करोड़ टू सी। ठीक है, उसके बदले में बी सी को ए क्या दे रहा है, 1.5 करोड़ का ऑप्शन। सवाल ये है, तो आप लोगों को मैंने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में, तो हमने क्या बताया था कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, कि आप ये लो या वो दो, या वो लो या ये दो, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, यहाँ पे वही अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है सी का, पोजीशन में है ए के, ए चाहता है वो प्रॉपर्टी में बी को दूं, उसके बदले में सी को 1.5 करोड़ रुपए दूं। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट आर दी ऑप्शन लेफ्ट टू सी। अब यहाँ पे सी के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो सिंपल है ना, सी के पास या तो सी अपना फार्म बी को ट्रांसफर करते, ठीक है, और 1.5 करोड़ ले ले, या वो 1.5 करोड़ मना करके बोले कि भाई मुझे नहीं देना है। सिंपल, दोनों में से कोई एक ही इलेक्ट करेगा ना, या तो आप 1.5 करोड़ लो, प्रॉपर्टी फार्म छोड़ दो, या तो आप फार्म अपने पास रखो, 1.5 करोड़ मत लो। दो ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि क्या आप जो है कर सकते हो। तो सिंस ए कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी ही डज नॉट own, द फार्म रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सी, सी कैन रिफ्यूज टू द गिफ्ट एंड रिटेन ओनरशिप। ठीक है, ये बोल रहा है इफ बी अटेम्प्ट टू टेक पोजेशन सी कैन फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है, रिकवर मॉनेटरी प्रॉमिस इफ ए फेल्स टू 1.5 करोड़ सी में sue ए फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू इन्फोर्स द प्रॉमिस। ठीक है, ये मतलब उसके बाद का सिचुएशन बता रहा है कि अगर ए मान भी जाता है, ठीक है, कि भाई तुम फार्म ले लो और पैसा दे दो, अगर वो फार्म के बदले उसको पैसा नहीं मिलता है तो फिर वो कोर्ट भी जा सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सी के पास ये ऑप्शन है। यहाँ पे क्योंकि ये चैट जीपीटी से लिया गया है इसलिए वो ज्यादा बताया है। इसमें सी के पास दो ऑप्शन है मेनली, या तो वो प्रॉपर्टी अपने पास रखे, या तो वो 1.5 करोड़ का ऑप्शन जो मिला था उसको ए से वो लेके साइड हो जाए। ठीक है, दो ही ऑप्शन उसके पास मेजरली है, लेकिन यहाँ पे बताया चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, अगर उनको लगता है कि नहीं भाई मुझे नहीं देना है तो वो नहीं दे सकते, उनके उनकी मर्जी है, क्योंकि प्रॉपर्टी उनका है। ठीक है, लेकिन उनके पास अवेलेबल है, या तो वो गिफ्ट के तौर पे दे दे, ठीक है, उसको और पैसा ले ले इनसे, और नहीं तो भाई फार्म अपने पास रखो, पैसा भूल जाओ, छोड़ो, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए हैज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड बी इज एज सन। ठीक है, ए के पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और बी उसका बेटा है। ए इज वेरी इल एंड बेड रिडन। ए जो है बहुत बीमार है और वो बिस्तर पे मतलब बेड पकड़ चुका है, ऐसा परिस्थिति है उसका। बिलीविंग दैट ए वुड डाई सून, बी एज सन सेल्स द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए टू एक्स। बी जो उसका बेटा था ए का, उसको लगा कि उसके पापा बीमार है, बेड रिडन है, तो वो मर ही जाएंगे आज न कल। ठीक है, तो उसने अपने पापा के प्रॉपर्टी जो अभी मरे नहीं है उसको एक्स को ट्रांसफर कर देता है। यही वो जो अभी पीछे पढ़े थे ना स्पेस सक्सेशन, यहाँ पे वही अप्लाई होगा। अभी बाप मरा नहीं, प्रॉपर्टी आया नहीं, राइट मिला नहीं और वो बेच दिया, तो ये बेचना सही होगा क्या? नहीं होगा, जब तक वो मरेगा नहीं। पिछले ही केस में हमने बताया आपको, वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अभी ए बेड रिडन है, क्या पता बेड पे लेटे लेटे वो 10 साल और निकाल ले, हो सकता है ना, तो कैसे वो बेच दिया? तो सवाल आपसे पूछ रहा है इज दिस ट्रांसफर वैलिड, एक्सप्लेन व्हाई। तो ट्रांसफर वैलिड नहीं है क्योंकि मैंने रीजन आपको बता दिया, तो फिर भी मैं पढ़ देता हूं। ओनरशिप रिक्वायरमेंट, no one can transfer property that they do not own
पहला, बी इज द सन नॉट द ओनर, बी सन है ए का, लेकिन अभी तक वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बना है, ठीक है। बी कैन नॉट सेल प्रॉपर्टी ऑन्ड बाय ए विदाउट लीगल अथॉरिटी, जैसे पावर ऑफ अटर्नी या लीगल गार्डियनशिप, कुछ ऐसा होता तो सही है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं था। कंसेंट रिक्वायरमेंट, ए से उसने कंसेंट भी नहीं लिया था, ठीक है। विदाउट ए के कंसेंट के वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है। इसके बाद है नेमो डैट क्वोड हॉर्न हैबिट प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है, इसमें बोलता है नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन दे हैव, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और उससे बेहतर किसी के पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है, ठीक है, तो उसको ज्यादा हक है वो प्रॉपर्टी बेचने का, ना कि आपका। तो यही है वो प्रिंसिपल। तो यहाँ पे उसके पापा के पास पूरा प्रॉपर्टी का ओनरशिप था, ठीक है, उसके पास तो था ही नहीं, तो ये कैसे बेच सकता है? तो ये अगर बेचता भी है तो ये वॉइड माना जाएगा, वैलिड नहीं होगा। दूसरा सवाल पूछ रहा था इसमें, कैन बी सेल इज इमूवेबल प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ ऑफ ए, एक्सप्लेन। यस, नहीं यार, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नो, बी कैन नॉट सेल एज प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ। क्यों? ओनरशिप passes to legal here, legal representative only after the death of the owner. B as a son is an heir, but the property becomes a partner as estate only after the death. Legal okay, okay, हाँ सही है। ये तो कैन बी सेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी आफ्टर एज डेथ, तो यहाँ पे कंडीशन है, हाँ, वैसे तो नहीं बेच सकता है, ठीक है, और बेच भी सकता है। अगर मान के चलिए ए के मरने के बाद उसका लीगल हियर कोई नहीं है, सिर्फ ए ही एक बेटा उसका था, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी बेच सकता है, क्योंकि एक ही इकलौता वारिस ही था, उसके घर में अब कोई है ही नहीं, तो प्रॉपर्टी जाएगा किसको? तो ए के पास ही आएगा, तो डेथ के बाद वो बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे दिया जो जवाब है वो उसके हिसाब से ये दिया है कि अगर ए मरता है तो उसके पीछे बहुत सारे लीगल हियर होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लीगल हियर होंगे तो बहुत सारे लीगल हियर के सभी के राइट होंगे, क्योंकि किसी के मरने के बाद, मर्द के मरने के बाद, मैंने बताया था उसकी वाइफ का राइट होगा, उसके बेटे बेटी का राइट होगा, उसकी माँ का राइट होगा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं हम तीनों उसका अभी अलाइव है, जिंदा है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो ए अकेले कैसे बेच सकता है उस प्रॉपर्टी को? नहीं बेच सकता है ना। तो बी कैसे बेच सकता है? नहीं बेच सकता है ना, क्योंकि उसके और लीगल ईयर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो स्थिति के हिसाब से जवाब दीजिएगा आप लोग, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ एक बेटे का जिक्र था, ठीक है। यहाँ पे पूरे प्रॉपर्टी का अगर कोई और लीगल वारिस होता तो उसका जिक्र होता आपके सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसके बेटे ए का जिक्र है, ठीक है, मतलब बी का जिक्र है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जवाब होना चाहिए यस, वैलिड, ट्रांसफर इज वैलिड। क्यों? क्योंकि उसके मरने के बाद अगर उसने विल नहीं बनाया था तो इनडायरेक्टली उसके बेटे को ही वो ट्रांसफर होता प्रॉपर्टी, और फिर वो उसको बेच सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है कि अगर वो जिंदा रहते ही कोई विल बना के मरा और पता चला उस विल में किसी और को दे दिया है पावर, तो फिर भी ये भी नहीं बेच सकता, ठीक है। तो ये सिचुएशन थोड़ा, मतलब जिस हिसाब से घुमाओगे उधर घूमेगा, क्योंकि स्थिति में जो सवाल है उसमें पूरा डिटेल में नहीं दिया है कि वो अगर मर भी जाता है तो इंटीस्टेट अगर मरा तब क्या होगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से ठीक है यही, नो लिख देना आप लोग कि भाई उसके और भी तो लीगल ईयर होंगे, ठीक है, उसको भी तो मिलेगा, तो ये अकेले कैसे बेच सकता है? उसको नहीं बेच सकता, ठीक है। ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू अमित फॉर लाइफ and after him to Jay for his life and after Jay to unborn son of Rahul। ये तो पहले ही सवाल हो गया है, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने एक सवाल किया था जिसमें वो प्रॉपर्टी 20 साल के लिए उसको दिया, फिर 10 साल के लिए इसको दिया था, फिर 5 साल के लिए उसको दिया था, और फिर उसने एक अनबॉर्न चाइल्ड को दे दिया, करेक्ट। वही सवाल यहाँ पे वापिस से आपको पूछा गया है, ठीक है। तो मैं फिर भी बता देता हूँ, देखिए ये बोल रहा है कि राहुल जो है ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू अमित फॉर हिज लाइफ। राहुल ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू अमित फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिम टू जय फॉर हिज लाइफ एंड आफ्टर जय टू अनबॉर्न सन ऑफ राहुल फॉर हिज लाइफ एंड देन टू अनबॉर्न सन ऑफ जय, ठीक है। इज द ट्रांसफर वैलिड? ये बोल रहा है राहुल जो है अपने प्रॉपर्टी को जीवन भर के लिए अमित को, ठीक है, अमित के मरने के बाद, ठीक है, जय को
अगर जय मर जाता है तो उसके बाद जय के बाद राहुल को, ठीक है, जय के बाद राहुल फॉर हिज लाइफ एंड देन टू अनबॉर्न सन ऑफ जय, ठीक है, जय टू अनबॉर्न सन ऑफ राहुल, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है, फिर से समझना, देखो क्रिटिकल है थोड़ा। राहुल जो है अपना संपत्ति अपने लाइफ में, ठीक है, अगर वो जब तक जिंदा है तब तक में अमित को ट्रांसफर करता है। अमित के बाद वो प्रॉपर्टी जय को ट्रांसफर होना था, ठीक है, कि अब अमित मर जाएगा, अगर मेरे जिंदा रहते अमित मरेगा तो वो प्रॉपर्टी जय को जाएगा, अगर जय चला गया मर गया तो जय के बाद ये प्रॉपर्टी राहुल के अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और फिर जय के अजन्मे बेटे को। क्या सवाल पूछ रहा है यार, एक बार उसने अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर कर दिया तो फिर वही प्रॉपर्टी दूसरे अनबॉर्न चाइल्ड को कैसे ट्रांसफर होगा? इसका जवाब पढ़ना पड़ेगा पहले, तभी समझ में आएगा। ये सवाल तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि एक ही प्रॉपर्टी को अनबॉर्न चाइल्ड को कैसे ट्रांसफर। देखिए ये बोल रहा है फैक्ट ऑफ द केस, राहुल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग ऑर्डर, पहले अमित को पूरे लाइफ के लिए, फिर जय को, फिर राहुल के अनबॉर्न चाइल्ड को, और फिर जय के अनबॉर्न चाइल्ड को। We are to determine whether the transfer is valid and what happens if a vested was given to unborn son of Rahul. देखिए लाइफ इंटरेस्ट, the transfer of life estate to Amit and Jay is valid. Life estate are allowed under section 28 Transfer of Property Act provided there is no suspension of power of alienation for an unreasonable period. Transfer to unborn child, they transfer the unborn son of Rahul is not yet in existence. Under section 14 of TPA, any interest given to an unborn person must vest within the perpetuity period, that is within the life in being 18 plus, ठीक है। Transfer for life to unborn son of Rahul is valid if it vests within the perpetuity period. Transfer to unborn son of Jay. This creates a chain of contingent interest extending beyond lives in being 18 years. As per section 14(1) Transfer of Property Act prohibits transfer creating a perpetuity beyond this period. Hence, this transfer to unborn son of Jay for life is invalid. ये बोल रहा है कि क्या ये ट्रांसफर वैलिड है, तो कंक्लूजन के तौर पर अमित और जय को जो मिला था प्रॉपर्टी वो वैलिड है। अनबॉर्न सन ऑफ राहुल लाइफ इफ विद इन परपेचुइटी पीरियड, ठीक है, राहुल के अनबॉर्न चाइल्ड को जो लाइफ टाइम के लिए मिला था, ठीक है, परपेचुइटी पीरियड के आधार पर वो भी वैलिड माना जाएगा। लेकिन बाद में जो उसने जय के बेटे को दिया है वो परपेचुइटी रूल को वायलेट करता है, ठीक है, और वो जो ट्रांसफर होगा वो इनवैलिड होगा। तो ऊपर में जो उसने 3 को ट्रांसफर किया, अमित को, जय को और राहुल के बेटे को फॉर लाइफ टाइम, यहाँ पे फॉर लाइफ टाइम है ना, तो वो कभी जन्म भी लेगा बड़ा भी होगा तब तक उसको मिल जाएगा। बाद में जो उसने जय के अनबॉर्न चाइल्ड को दिया वो इनवैलिड माना जाएगा एज पर आंसर। नेक्स्ट है इसमें पोजीशन इफ वेस्टेड इंटरेस्ट वाज गिवन टू अनबॉर्न सन ऑफ राहुल, वेस्टेड वर्सेस contingent interest. Vested interest means the person in certain to take property in future through they may not yet be in possession. Unborn son of Rahul cannot have a vested interest at the time of transfer because he does not exist. Any interest given before birth is contingent, not vested. ठीक है, तो राहुल के बच्चे को जो मिला था या जय के बच्चे को जो मिला था वो प्रॉपर्टी कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है, ठीक है। Effect of validity, contingent interest is valid if it must vest within lives in being 18 years. If the transfer tries to vest in a property in an unborn person immediately as a vested interest,
इट इज इनवैलिड बिकॉज अ नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन कैन नॉट होल्ड अ वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन के आधार पर दिया गया है सवाल का जवाब। पहला है ट्रांसफर किधर गया, ए, वैलिडिटी ऑफ ट्रांसफर वैलिड है अमित, जय और अनबॉर्न चाइल्ड ऑफ राहुल के लिए। ठीक है, और इनवैलिड है लास्ट में जो जय के बच्चे के लिए दिया था वो। दूसरा, वेस्टेड इंटरेस्ट टू अनबॉर्न सन ऑफ राहुल कैन नॉट बी वेस्टेड एट बर्थ, ओनली कंटीजेंट इंटरेस्ट अंटिल वैलिड अंटिल बर्थ। ठीक है, ये तो दूसरा सवाल था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, एलेक्स हैज अ बंगलो इन लोनावाला, अर्पित मेक्स अ गिफ्ट डीड इन विच he professed to transfer the bungalow to Alex to Aman and give Alex 2 crore, which is less than market price of the bungalow। ये पहले वाला ही सवाल है जो हम लोगों ने अभी फार्म का देखा था ना, कि फार्म का ओरिजिनल मालिक ए नहीं था, लेकिन वो चाह रहा था कि मैं ये प्रॉपर्टी बी को दूं। ठीक है, सी के पास ऑप्शन था या तो वो प्रॉपर्टी ले ले, राइट, या तो वो पैसा ले ले। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन वहां पे था। यहाँ पे वही सवाल है, एलेक्स हैज अ बंगलो इन लोनावाला, एलेक्स के पास एक प्रॉपर्टी है लोनावाला में। अर्पित जो है वो प्रॉपर्टी एलेक्स का अमन को देना चाहता है और उसके बदले में एलेक्स को 2 करोड़ देना चाह रहा है। ठीक है, जो कि मार्केट प्राइस से कम है। ये आपको घुमाने के लिए दिया है बस। सवाल आपसे पूछ रहा है, इज द गिफ्ट डीड वैलिड इन फेवर ऑफ अमन, इफ यस ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन। सवाल पूछ रहा है कि अमन के फेवर में जो ये गिफ्ट डीड हुआ था वो सही है या गलत है, तो गलत है। ठीक है, अभी पहले वो प्रॉपर्टी एलेक्स से लेना तो पड़ेगा ना। आपने अभी अमन ने बोला कि एलेक्स ने बोला क्या कि मैं 2 करोड़ लेता हूं, आप उसको प्रॉपर्टी दे दो, अभी तक नहीं बोला है ना, उसने कोई कंसेंट दिया। तो आप बिना एलेक्स के कंसेंट के, बिना एलेक्स के एलेक्स से ओनरशिप लिए आप अर्पित को कैसे गिफ्ट कर सकते हो? समझ रहे हो, ये है। तो सवाल पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे जो गिफ्ट दिया है अमन के फेवर में अर्पित ने, वो सही है, वैलिड है। तो गिफ्ट इन फेवर ऑफ अमन इज वॉइड बिकॉज अर्पित हैज नो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अभी तक अर्पित के पास वो प्रॉपर्टी आया ही नहीं था। अभी तो आपने एलेक्स को बोला ना कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी उसको दे रहा हूं, मैं आपको उसके बदले में 2 करोड़ देता हूं। अब ये एलेक्स के ऊपर है ना कि भाई वो 2 करोड़ लेगा तब तुमको प्रॉपर्टी देगा। अब क्या पता उसको लग रहा होगा कि नहीं भाई मुझे बंगला नहीं बेचना है, तो तुम्हारा वो 2 करोड़ क्यों लेगा? तो जब तुमसे पैसा लेगा ही नहीं तो तुम्हें ओनरशिप मिलेगा ही नहीं, और जब तुमको ओनरशिप मिला ही नहीं तो तुम कैसे किसी को गिफ्ट दे सकते हो? समझ रहे हो, तो ये है। दूसरा सवाल है, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एलेक्स। ये बोल रहा है कि राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या क्या होगा एलेक्स का। ठीक है, तो देखिए, राइट ऑफ एलेक्स, एलेक्स इज द ट्रू ओनर ऑफ बंगलो, ही रिटेन्स फुल ओनरशिप अनअफेक्टेड बाय अर्पित गिफ्ट डीड। अर्पित के गिफ्ट डीड से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास पूरा ओनरशिप है। एलेक्स कैन कंटिन्यू पोजेशन, सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट दी प्रॉपर्टी एज ही सीज फिट। एलेक्स को जैसे सही लगेगा वो करेगा, उसके पास अधिकार है, वो चाहे तो बेचे, मॉर्गेज कराए, किसी को गिफ्ट में दे दे, उसका राइट है। ऑब्लिगेशन, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू अमन और अर्पित विद रिस्पेक्ट टू दी बंगलो। Alex may, however, claim the rupees 2 crore if chooses to enforce the promise as a contract, but it is separate from the property owner। ये बोल रहा है कि अगर एलेक्स को लगेगा कि भाई 2 करोड़ ठीक है, कोई कम नहीं है, तो अगर वो 2 करोड़ लेता है तो फिर वो प्रॉपर्टी उसको चाहे तो दे सकता है, क्योंकि अगर उसको पैसा लेना है तो वो प्रॉपर्टी दे के पैसा ले सकता है, तो उसके पास ये पूरा अधिकार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। मैं लास्ट कर देता हूं तो फिर अपन रिपीट करेंगे, ठीक है, जिसको भी डाउट रहेगा। 16वां सवाल है, ऋषि लिव्स ऑन द फ्लोर ऑफ स्काई अपार्टमेंट। ऋषि जो है फर्स्ट फ्लोर पर स्काई अपार्टमेंट में रहता है। विजय स्टेज ऑन दी 10th फ्लोर। विजय नाम का आदमी है, वो 10वीं माले पे रहता है।
दे विश टू एक्सचेंज देयर हाउस, वो चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी का अदला बदली कर लें। मतलब ऋषि फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ के 10 फ्लोर पे आ जाए और विजय 10 फ्लोर छोड़ के फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए। ये सवाल पूछ रहा है आपसे, इज दिस ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सचेंज वैलिड? तो ये ट्रांजेक्शन तो वैलिड ही होगा ना। कोई भी प्रॉपर्टी का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, दोनों प्रॉपर्टी का कीमत बराबर है, ठीक है, या कीमत में आगे पीछे है, तो आप लोग मॉनेटरी कंपनसेशन दे के कर सकते हैं, इक्वल कंसेंट है दोनों का, ठीक है, तो हो गया ना, वैलिड हो गया। तो सवाल पूछ रहा है कि इज द एक्सचेंज वैलिड? द एक्सचेंज इज वैलिड बिकॉज बोथ प्रॉपर्टी आर इमूवेबल एंड ट्रांसफरेबल, म्यूचुअल कंसेंट एग्जिस्ट एंड कंसिडरेशन इज प्रॉपर्टी इन रिटर्न। मतलब एक्सचेंज मतलब मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं, वो प्रॉपर्टी दे रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं ना कंसिडरेशन के तौर पे, दोनों का कंसेंट भी है और प्रॉपर्टी इमूवेबल भी है, तो यस ट्रांसफर इज वैलिड। दूसरा सवाल है राइट ऑफ ऋषि अंडर एक्सचेंज। राइट क्या क्या रहेगा ऋषि का इस एक्सचेंज के अंदर, ये पूछ रहा है। तो ऋषि विल गेट 10th फ्लोर अपार्टमेंट इन एक्सचेंज फॉर हिज फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट, पहली बात, ठीक है। तो ये सही बात है ना, अगर मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का दे रहा हूं तो आपसे 10 फ्लोर का लूंगा, सिंपल है, तो ये तो मेरा राइट है। ऑनरशिप पासेस, ऑनरशिप भी पास होगा, आपको मैं फर्स्ट फ्लोर का राइट दे रहा हूं, तो आप मुझे 10वीं फ्लोर का ऑनरशिप दोगे, करेक्ट, एक होगा, सही बात है। राइट टू कंपनसेशन इफ इन अनइक्वल वैल्यूज, ठीक है, अगर मान के चलिए फर्स्ट फ्लोर का कीमत 9 लाख था, 10 फ्लोर का कीमत 10 लाख था, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर इन इक्वल अमाउंट है तो राइट रहेगा कंपनसेशन का। तो यहाँ पे ऋषि का अगर कीमत प्रॉपर्टी का 10 लाख था और ऊपर की कीमत प्रॉपर्टी का 9 लाख था, तो ये 1 लाख क्लेम कर सकता है एज अ कॉम्पनसेशन, तभी तो एक्सचेंज होगा ना। एक्सचेंज कब होता है? जब दोनों प्रॉपर्टी सेम हो। यहाँ पे 1 लाख मतलब अमाउंट का गैप था, तो वो 1 लाख देके बराबर करके अपना राइट ले सकता है कॉम्पनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू विड्रॉ और क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसको विड्रॉ करने का भी राइट है, भाई नहीं मुझे एक्सचेंज नहीं करना है, ठीक है, या कोई ऐसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है, तो वो भी उनके पास अधिकार रहेगा। लास्ट है ऑब्लिगेशन टू डिलीवर हिज अपार्टमेंट। ऑब्लिगेशन ये है कि अगर आपको ऊपर वाले ने प्रॉपर्टी दे दिया है तो आपको प्रॉपर्टी देना हो, ये आपका ऑब्लिगेशन। लास्ट क्वेश्चन है इस टीपीए के अंदर, किरण हैज 3 चिल्ड्रन ए बी एंड सी। She gives her property to the eldest child A, and after his life to B, and then to unborn child of C। ये सवाल बोल रहा है, एक सेकंड, हाँ हाँ, ये सवाल बोल रहा है, देखिए किरण जो है उसके 3 बच्चे हैं, ए है, बी है और सी है। वो अपनी संपत्ति को जो है सबसे बड़े बेटे ए को दे रही है, ठीक है। उसके जीवन के बाद बी को और फिर सी के अजन्मे बच्चे को उपहार में देती है। मतलब किरण के 3 बच्चे हैं ए बी सी, ठीक है, वो अपने रहते अपना प्रॉपर्टी ए को देती है। ए नहीं रहेगा तो वो प्रॉपर्टी बी को जाएगा, ठीक है, बी मर जाएगा तो वो प्रॉपर्टी सी के अनबॉर्न चाइल्ड को गिफ्ट के तौर पे चला जाएगा, ऐसा कंडीशन था। सवाल पूछ रहा है कि क्या किरण द्वारा ये किया गया ट्रांसफर वैलिड है? इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय किरण वैलिड? ठीक है, तो देखिए जवाब क्या है। जवाब है आपका ट्रांसफर इज वैलिड प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट टू द अनबॉर्न चाइल्ड वेस्ट विद इन द परपेचुइटी पीरियड। ठीक है, उन्होंने पहले अपने बेटे को दिया, बेटे के बाद फिर बेटे को दिया, फिर उन्होंने अपने अनबॉर्न चाइल्ड को एज अ गिफ्ट के तौर पर दिया। ठीक है, तो जब तक उसका ए बेटा रहेगा, समझ रहे हो, वो मरेगा फिर बी आएगा, बी मरेगा, तब तक इंटरेस्ट टू अनबॉर्न चाइल्ड ऑफ सी, दिस इज अ ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड पर्सन विच इज कॉन्टिंजेंट अंडर सेक्शन 14 टीपीए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी
no property can be transferred so that the interest vested beyond lives in being 18 plus. Since the unborn child of C will be born within C's lifetime, the interest vests within the perpetuity period, therefore these contingent interest is valid. ठीक है, तो ये बोल रहा है ए जो प्रॉपर्टी दिया था बी को, बी मरेगा फिर सी आएगा, सी मरेगा, तो सी जब तक मरेगा तब तक जो उसका बच्चा था वो तो आ जाएगा ना। ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो कॉन्टिजेंट पीरियड में वो रहेगा, उस बच्चे का इंटरेस्ट उस पर रहेगा, तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा सवाल है रूल्स रिलेटेड टू ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या रूल है? तो पहला रूल है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, एनी ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन इज कॉन्टिजेंट नॉट वेस्टेड अंटिल द चाइल्ड इज बॉर्न। ठीक है, कोई भी ट्रांसफर जब अनबॉर्न चाइल्ड को मिलता है तो आप किसी और के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वो कंडीशनल होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, जैसे वो बच्चा जन्म लेगा वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन के साथ वो हो सकता है ट्रांसफर। दूसरा दिया हुआ है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, कंटिजेंट इंटरेस्ट मस्ट वेस्ट विदिन लिव्स इन बीइंग 18 प्लस। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आप अनबॉर्न चाइल्ड को के लिए किसी को प्रॉपर्टी दे भी रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका जो वैलिड होगा वो 18 ईयर्स ही होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा एक बेटा है वो अभी 16 साल का है। ठीक है, और मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा बेटे का जब बेटा होगा तब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। ठीक है, ऐसा मैंने कोई कंडीशन लगा दिया, कंटिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट किए, तो ये वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। आप अगर अनबॉर्न चाइल्ड को भी दे रहे हैं ना प्रॉपर्टी, तो आप 18 ईयर्स तक का ही उसमें रख सकते हैं गैप। ठीक है, कि भाई वो बच्चा बड़ा होगा, अभी मतलब गर्भ में है, तभी आप उसको दे भी सकते हैं किसी और को। ठीक है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 18 ईयर्स ही होती है। समझने वाली बात यह है कि किसी भी अनबॉर्न चाइल्ड को आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, आप कंडीशन के साथ किसी और को ट्रांसफर करके, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जैसे वो बच्चा बॉर्न होगा उसको ट्रांसफर हो जाएगा, आप ऐसे कंडीशन के साथ कर सकते हैं। पहला ये है। दूसरा दिया हुआ है कि आप किसी भी बच्चे के लिए मतलब रूल अगेंस्ट परपिचुइटी, मतलब जीवन भर का कोई उस पर वो नहीं लगा सकते हैं कि भाई ये जीवन भर नहीं बेच सकता। जैसे ही वो बच्चा गर्भ में है तभी आप उस अनबॉर्न चाइल्ड के लिए किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं कंडीशन के आधार पर। अब ऐसा नहीं है कि अभी शादी हुआ अभी नहीं है, शादी होगा फिर उसके बच्चे होंगे मैं उस बच्चे के लिए दे रही हूँ ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी अनबॉर्न चाइल्ड को दे भी रहे हैं तो उसमें कंडीशन जो होगा वो 18 ईयर्स तक ही वैलिड होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चा पेट में होना चाहिए तभी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि शादी भी नहीं हुआ है, अब सोच रहे हैं कि अभी तो शादी होगा ही, बच्चे होंगे ही, दे देते हैं, नहीं, क्योंकि उस परपेचुइटी का जो रूल है उसमें 18 ईयर्स तक का ही वैलिड होता है। ये दो चीजें मेन है। ठीक है, तीसरा है इफेक्ट ऑफ बर्थ, वंस द बर्थ अनबॉर्न चाइल्ड इज बॉर्न द कंटिजेंट इंटरेस्ट बिकम्स वेस्टेड। ठीक है, जो कंडीशन के साथ दिया गया था इंटरेस्ट उस बच्चे के लिए वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो अब बॉर्न हो गया है, उसके राइट अब उसको मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्टली है ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड इज वैलिड ओनली इफ इट इज कंटिजेंट। ठीक है, एंड विद इन परपेचुइटी लिमिट। अब यही मैंने बताया था कि आपको जो ट्रांसफर करते हैं अनबॉर्न चाइल्ड को वो कंडीशन के साथ किया जाता है। ठीक है, और विद इन परपेचुइटी लिमिट होता है, मतलब 18 साल के भीतर ही वो अनबॉर्न चाइल्ड उस प्रॉपर्टी का हकदार होगा, उसके बाद नहीं हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं अभी मेरे बेटे का शादी होगा तो बच्चा होगा ही, ठीक है, उसके नाम से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अनबॉर्न चाइल्ड पेट में होना ही चाहिए ऐसा। तो ये हो गया आपका 17वां सवाल। अभी तक में किसी को किसी सवाल में डाउट हो तो पूछ सकते हैं।